दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और इसी उम्मीद में आपकी थोड़ी सी मदद करने के लिए आज आपकी बहुत सारी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर 4 मार्केट का यूनिट 3 का वीडियो। जी हाँ, इतने टाइम से आप सभी बच्चे वेट कर रहे थे कि मैम प्लीज यूनिट 3 का वीडियो बना दीजिए, बहुत डिफिकल्ट है, समझ नहीं आता कैसे आउटपुट डिटरमिन होगा, कैसे प्राइस डिटरमिन होगा, बहुत कंफ्यूजिंग से लगते हैं। इनफैक्ट इन सारे ग्राफ से हमें डर सा लगता है। तो इसीलिए आज आपकी मदद के लिए मैं लेकर आई हूँ यूनिट 3 मार्केट चैप्टर का। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सबसे पहली चीज, जब भी आप पढ़ाई करें एक ऑर्गेनाइज तरीके से करें। इसलिए इस यूनिट 3 को भी हम एक अलग तरीके से पढ़ेंगे। इस अलग कोशिश में हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम चीजों को समझेंगे, ब्रीफ में 1 मिनट में मैं आपको वो बता देती हूँ। और उसके बाद हम बिल्कुल बेसिक से अपना स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। कुछ बेसिक चीजें जैसे कि डिमांड कर्व्स कैसे होते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट में। आप सभी जानते हैं कि जो मार्केट कंपटीशन के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है तो 4 कैटेगरीज हमें निकल कर आती है, परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और ओलिगोपोली। आपके मॉड्यूल में चीजें दी हुई हैं अनडाउटेडली अच्छे तरीके से, पर थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन उनका ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपको अच्छे से एक ऑर्गेनाइज तरीके से यूनिट 3 पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। एंड आई प्रॉमिस टू यू दैट by watching these videos there will be 100% confidence in you in this entire market chapter. So that's a promise from my side and also I want a promise from your side that इस वीडियो को देखने के बाद, पूरा देखने के बाद आप नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे यूनिट को कंप्लीट करवाऊं तो आई नीड योर सपोर्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूं कि किस तरीके से, किस सीक्वेंस में हम चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि अगर मार्केट को कंपटीशन के बेसिस पर डिवाइड किया जाए तो ये 4 कैटेगरीज निकल कर आती है, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली कंपटीशन। ठीक है, अब इन चारों को हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देखना है। फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में हम इन सारी चीजों को देखेंगे। देखिए, अगर आपको किसी भी मार्केट फॉर्म को अच्छे से समझना है तो बहुत जरूरी है उनके बेसिक फीचर्स आपके जहन में पहले होने चाहिए। तो आई होप आपने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे, बेसिक फीचर्स इन सब के आपको पता होंगे, मैंने आपको वीडियोस में बताए हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिमांड कर्व कैसा होता है इन सभी फर्म्स में। जैसे अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व का शेप कैसा होगा, क्या वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, इनइलास्टिक होगा, इलास्टिक होगा या परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि बिल्कुल आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आपको आगे की चीजें समझ आएंगी। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन में AR, MR और TR कर्व्स की शेप्स कैसी होती है, ये कैसे बिहेव करते हैं, उनका लॉजिक क्या है और उसके बाद इनका क्या रिलेशनशिप है आपस में, ये भी हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। फिर हमें देखना होगा इक्विलिब्रियम। हम फाइंड करेंगे इक्विलिब्रियम किसका, मार्केट का भी और फर्म का भी, यानी मार्केट और इंडस्ट्री का और फर्म का। ठीक है, किसमें, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में। देखिए, जब मैंने आपको प्रोडक्शन पढ़ाया था, कॉस्ट पढ़ाया था, तब मैंने कहा था कि प्रोडक्शन समझोगे तो कॉस्ट समझेगा और कॉस्ट समझोगे अच्छे से तो मार्केट समझेगा। ये वो घड़ी है, वो घड़ी अब बिल्कुल आ गई है। अब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। याद करो, प्रोडक्शन में हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों पढ़ा था। ऐसे ही कॉस्ट कर्व्स में शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स भी हैं और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स भी हैं। अब मार्केट में इक्विलिब्रियम फाइंड करते हुए भी हमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम। इंडस्ट्री का भी देखेंगे और फर्म का भी। लास्ट चीज हमारे पास रह जाएगी। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि इक्विलिब्रियम
किस पर रहेगा, मतलब किस क्वांटिटी पर मार्केट इक्विलिब्रियम होगा, किस प्राइस पर इक्विलिब्रियम होगा, यानी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होगा। लेकिन उससे क्या करना है, ये भी तो पता लगाना होगा ना कि फर्म लॉसेस अर्न कर रहा है या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट, और इंडस्ट्री का क्या हाल है, ये भी तो देखना पड़ेगा हमें। इसलिए लास्ट सेगमेंट ये होगा कि हम देखेंगे लॉसेस और प्रॉफिट्स के डायग्राम्स, ठीक है। तो इन पांचों चीजों को इसी सीक्वेंस में हमें पढ़ना है। जिस तरीके से हम परफेक्ट कंपटीशन की सारी चीजें देखेंगे, वो खत्म करने के बाद फुल कॉन्फिडेंस जब हमें आ जाएगा, उसके बाद हम मोनोपोली पढ़ेंगे, उसके फीचर्स, डिमांड कर्व, एआर कर्व, एंड देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एंड फाइनली ओलिगोपोली। अब देखो हमें आज के लेक्चर में क्या करना है। आज मैं आपको इन चारों कॉम्पिटिशन्स जो मार्केट फॉर्म्स हैं, इनके डिमांड कर्व के बारे में बताऊंगी, कैसा होता है और क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एआर, एमआर और टीआर का रिलेशनशिप, कैसा होता है रिलेशनशिप और क्यों होता है, ये भी हम देखेंगे। तो इस तरीके से बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बेसिक चीजें पहले कवर करके फिर एडवांस लेवल पर हम जाएंगे और पूरा कॉन्फिडेंस हमें आ जाएगा। इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा होगा। अब याद कीजिए परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स, एक एक करके हम याद करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सेकेंड, होमोजेनस और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, इट मीन्स दे हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। थर्ड इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, मतलब कोई एंट्री और एग्जिट के लिए बैरियर्स नहीं होते, जो फर्म चाहे अंदर आ सकता है, जो फर्म जब चाहे बाहर जा सकता है, ठीक है, लॉन्ग रन में। चौथी चीज, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशंस, बायर्स और सेलर्स सभी को परफेक्ट नॉलेज होती है। पांचवी चीज, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स एंड नो एक्स्ट्रा कॉस्ट अदर देन प्रोडक्शन कॉस्ट, यहां पर कोई भी कॉस्ट नहीं इनकर करनी पड़ती, सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, प्रमोशन कॉस्ट, हम सारी कॉस्ट को जीरो अज्यूम करते हैं, केवल प्रोडक्शन कॉस्ट, जो बेसिक प्रोडक्शन में जो पैसा लगता है बस वही लगता है परफेक्ट मार्केट में। तो ये 6 तो फीचर्स हो गए परफेक्ट कंपटीशन के। अब एक बात बताओ, अगर सारे फर्म्स जो हैं, सारे के सारे फर्म्स छोटा छोटा शेयर मार्केट सप्लाई में दे रहे हैं, पूरे मार्केट की सप्लाई में हम हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी हमारे पास एक इंडिविजुअल फर्म के पास ज्यादा पावर तो नहीं है, ठीक है, और ज्यादा पावर नहीं है, ना तो मनी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ना तो हम प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और ना हम मार्केट सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्यों? हमारे पास इतना पावर ही नहीं है। हर एक फर्म सेम प्रोडक्ट्स बना रहा है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बना रहा है। अगर मैंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया, बाकी फर्म्स की प्राइस से थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो मेरी डिमांड जीरो हो सकती है। सब लोग मुझसे दूर चले जाएंगे, बाकी लोगों से खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों के पास भी सेम प्रोडक्ट्स हैं, होमोजेनस प्रोडक्ट्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं कर पाता इन फर्म्स के प्रोडक्ट्स में, राइट। फिर देखो, पहली चीज, हम ना तो मार्केट सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ना हम प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर हमने प्राइस बढ़ाई, हमारी डिमांड जीरो होने का खतरा है। अगर हमने प्राइस को कम करी, तो बाकी फर्म्स हो सकता है प्राइस को कम कर देंगे, ठीक है। तो फिर कोई इंसेंटिव हमें नहीं दिखता प्राइस कम और ज्यादा करने का, ठीक है। इसलिए प्राइस होती है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, परफेक्ट कंपटीशन में। जो भी फर्म्स हैं वो लाचार हैं, उनका कोई शेयर, कोई कंट्रोल उनके पास नहीं है प्राइस पर, इसलिए जो मार्केट प्राइस उन्हें दे देता है वही प्राइस उन्हें लेनी पड़ती है। यानी मार्केट इज द प्राइस गिवर हियर, मार्केट इज द प्राइस गिवर और द प्राइस मेकर इन परफेक्ट कंपटीशन। एंड हु इज द प्राइस टेकर? प्राइस कौन लेता है? फर्म्स जो है, इंडिविजुअल फर्म्स जो है वो प्राइस टेकर्स होते हैं, याद रखना। इंडिविजुअल फर्म्स जो है वो प्राइस टेकर्स होते हैं और इंडस्ट्री या फिर मार्केट प्राइस मेकर होता है, वो प्राइस डिसाइड करता है। जो प्राइस फर्म की मार्केट डिसाइड करता है वही प्राइस फर्म्स को फिक्स कर लेनी पड़ती है, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है।
1, 2, 3 और 4 है, और प्राइस मान लो मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस, जो प्राइस मार्केट ने दिया है वो 10 है। अब ये प्राइस सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि यही तो मैंने आपको इतनी देर में समझाया कि फर्म्स यहाँ पर प्राइस टेकर्स होंगे, ऑल द यूनिट्स विल बी सोल्ड एट अ यूनिफॉर्म प्राइस, कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, ठीक है। यानी कि अगर आप इसे ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा आप पाएंगे, क्वांटिटी सोल्ड 1, 2, 3, 4 अलग अलग हो रही हैं, लेकिन हर बार आपका प्राइस 10 पर फिक्स्ड है। ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है which is parallel to x axis, ठीक है। so this is a horizontal line which is parallel to x axis, यानी क्वांटिटी सोल्ड और प्राइस के बीच में आप कैसा रिलेशनशिप पा रहे हैं? इट इज परफेक्टली इलास्टिक। याद करो जब हमने इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड पढ़ी थी तब हमने देखा था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व कैसा होता है। इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है या घट रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्राइस पर, प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। और हल्का सा भी आपने बढ़ाने की कोशिश की तो आपकी डिमांड जीरो हो सकती है, हल्का सा कम करोगे तो नुकसान में ही रहोगे। क्यों? कोई फायदा नहीं होने वाला, बाकी लोग भी प्राइस कम कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए ना प्राइस फर्म्स ऊपर करते हैं और ना ही नीचे करते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्राइस कांस्टेंट रहता है एंड दिस इज अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। तो क्या समझे? ये समझे मैम कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म इज द प्राइस टेकर, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फर्म takes the price which is determined by the market, by the industry, and सारी क्वांटिटीज जितनी सेल करनी है उतनी की उतनी एक ही यूनिफॉर्म प्राइस पर फर्म सेल करता है। सारे फर्म सेम प्राइस पर जितनी क्वांटिटी उतनी क्वांटिटी सेल करना चाहे उतनी की उतनी सेल करेंगे सेम यूनिफॉर्म प्राइस पर। डिमांड कर्व कैसा होगा? परफेक्टली इलास्टिक। अब बात करते हैं मोनोपोली में डिमांड कर्व कैसा होगा और क्यों होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लो इंडियन रेलवेज का। मोनोपोली है, मोनो मतलब सिंगल, पोली मीन्स सेलर, यानी कि केवल एक ही सेलर होता है, एक ही सेलर होगा। सो जो पूरे इंडस्ट्री में एक ही फर्म है, एक ही सेलर है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो फर्म होता है वही इंडस्ट्री होती है, वही मार्केट होती है? जी हाँ, कोई डिस्टिंक्शन, कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं होता इंडस्ट्री और फर्म के बीच में। बिल्कुल सही बात, समझ आ गई। अब सुनो, अगर मान लो इंडियन रेलवेज है, केवल एक ही मोनोपोली है रेलवे मार्केट में, इंडिया में केवल गवर्नमेंट की ही मोनोपोली है। अब अगर गवर्नमेंट रेलवे फेयर्स को बढ़ा देती है, मान लीजिए आपको जयपुर से भोपाल जाना है, तो अगर मान लो टिकट का फेयर 1500 से बढ़कर 6000 हो गया, फिर 12000 हो गया या 20000 हो गया, क्या आप जाओगे? क्या आप कहोगे ना भाई, हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे, लेकिन इतना ज्यादा तो हम पे नहीं करने वाले। तो एक बात समझ आ गई, भले ही कोई मोनोपोली हो यानी सिंगल सेलर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहे वो प्राइस चार्ज करके भी बेच पाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, मोनोपोली है, सिंगल सेलर है, मैं अकेली इकोनॉमिक्स की टीचर हूं मान लो पूरे इंडिया में, तो मैं चाहूं वो प्राइस में चार्ज कर सकती हूँ। हो सकता है मैं आपसे सीए फाउंडेशन की लाइव क्लासेस के लिए 50,000 रुपए मांगू, पर तब आप क्या कहेंगे? आप सब कहेंगे थैंक यू मैम, हम खुद ही पढ़ लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर इंडियन रेलवेज चाहे तो बहुत ज्यादा, जितना चाहे उतना चार्ज कर सकता है अपने कस्टमर्स से ट्रैवल के लिए, लेकिन सेल होगी कि नहीं ये डिपेंड करता है कंज्यूमर्स पर। तो भले ही मोनोपोली हो, दूसरा टेक अवे पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि फर्म और इंडस्ट्री एक ही होते हैं मोनोपोली में। सेकंड पॉइंट ये है कि भले ही मोनोपोली हो, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सेल करनी है तो जरूरी है कि आप प्राइसेस को कम करते जाएं। ठीक है, अगर आप क्वांटिटी सोल्ड को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी डिमांड ज्यादा करना चाहते हैं, है ना, सेल ज्यादा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ज्यादा कंज्यूमर्स डिमांड करें, तो आपको प्राइसेस को कहीं ना कहीं कम करते रहना पड़ेगा, चाहे आप मोनोपोली ही क्यों ना है। ठीक है, यहाँ देखो प्राइस हम लोग कम करते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम प्राइसेस कम करेंगे हमें करनी ही पड़ेंगी प्राइसेस कम, ताकि हम क्वांटिटी सोल्ड को क्या कर सकें? हम क्वांटिटी सोल्ड को बढ़ा सकें। देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और ऐसे करके 5, क्वांटिटी सोल्ड आपकी बढ़ती जा रही है जब प्राइस आपकी कम होती जा रही है। ठीक है, ओके। सो अगर ऐसा होता है कि प्राइस जो है आपकी कम हो रही है
और क्वांटिटी जो है डिमांडेड वो बढ़ती जा रही है, तो दिस इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, राइट। तो ये डिमांड कर्व बताओ कैसा बनेगा, आपने पढ़ा है ना डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इट मींस आपका डिमांड कर्व होगा नेगेटिवली स्लोप्ड होगा आपका डिमांड कर्व। मोनोपोली में आपका डिमांड कर्व होगा नेगेटिवली स्लोप्ड, ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है निकलकर आप सभी के दिमाग में, क्या इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा? डिमांड का नेगेटिवली स्लोप्ड है वो ठीक है, पर इलास्टिसिटी कैसी होगी? अब तुम मुझे बताओ, मोनोपोली के अगर बेसिक फीचर्स याद करेंगे, सिंगल सेलर, एंट्री एंड एग्जिट के बैरियर्स होते हैं, उसके बाद यहां पर होमोजेनियस प्रोडक्ट्स नहीं होते, यहां पर कैसे प्रोडक्ट होता है, यूनिक प्रोडक्ट होता है। जो मोनोपोली होता है, सिंगल सेलर होता है, उसके पास यूनिक प्रोडक्ट होता है जिसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। तीनों फीचर्स को फिर से दोहराएंगे, सिंगल सेलर, एंट्री के लिए बैरियर्स, और तीसरी चीज यूनिक प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। अगर मेरा प्रोडक्ट यूनिक है, उसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में नहीं है, तो क्या मेरी डिमांड इनइलास्टिक नहीं होगी? जी हाँ, हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, और वैसे भी आप समझ सकते हैं अगर ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो आपकी डिमांड इनइलास्टिक ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप पैसा बढ़ा भी देंगे तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पर इतना फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि लोगों के पास में, बायर्स के पास में बाकी जगह जाने का ऑप्शन नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है ही नहीं मार्केट में, पूरे मार्केट में आप अकेले फर्म हैं। इसलिए यहाँ पर डिमांड कर्व कैसा होगा, नेगेटिवली स्लोप तो होगा ही, साथ ही साथ कैसा होगा, इनइलास्टिक होगा, या फिर आप कह सकते हैं इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि डिमांड कर्व होगा स्टीपर, ठीक है। तो ठीक ऐसा होगा आपका डिमांड कर्व, y पर प्राइस लिख दिया, x एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड, और नेगेटिवली स्लोप्ड है आपका डिमांड कर्व, इनइलास्टिक है, स्टीपर कह सकते हैं आप मोनोपोली के केस में। तो तीन चीजें आपको मोनोपोली के बारे में याद रखनी है। पहली चीज, फर्म और इंडस्ट्री दोनों सेम होते हैं। दूसरी चीज, जो डिमांड कब होगा वो नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, और कैसा होगा, जैसे जैसे आपको क्वांटिटी सोल्ड बढ़ाना है, प्राइस कम करना होगा, इसलिए डिमांड कब होगा नेगेटिवली स्लोप्ड और इनइलास्टिक, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं। अब इसी तरीके से हम मोनोपोलिस्टिक का डिमांड कर्व कैसा होगा ये देख लेते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा होगा। देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बेसिक फीचर्स याद करने की कोशिश करो। सबसे पहली बात, वहां पर भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, लेकिन एक चीज अलग होती है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में एक इंपॉर्टेंट फीचर है, और वो ये है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी चीजें ये सेल करते हैं फर्म्स, वो कैसे होते हैं, वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। लेकिन याद रखना, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स तो होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअल में क्या किया जाता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया जाता है, यानी कि प्रोडक्ट वेरिएशन किया जाता है। यहां पर क्या किया जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया जाता है, मतलब प्रोडक्ट की पैकेजिंग, साइज, क्वालिटी, कलर, इन सब में वेरिएशन लाकर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। मे बी वो आफ्टर सेल सर्विस दे दें, आपको कोई वारंटी या गारंटी दे दें, एक्स्ट्रा वाउचर्स दे दें, कुछ गिफ्ट दे दें, है ना, इस तरीके से पैकेजिंग अच्छी कर दें, तो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन याद रखना, भूलना मत, प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, ठीक है। मोनोपोली में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते थे, वहां पर यूनिक प्रोडक्ट होता था और वहां पर इनइलास्टिक डिमांड होती थी। अब यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, यानी अगर आपने बहुत ज्यादा प्राइस राइज को बढ़ाया तो फिर कस्टमर्स जो हैं, बायर्स जो हैं, बाकी लोगों के पास जा सकते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ठीक है। यानी अब बताओ मुझे, अगर यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी तुम्हें अगर अपनी क्वांटिटी सोल्ड बढ़ानी है ना, इसको अगर इंक्रीज करना है, तो क्या प्राइस को कम करना पड़ेगा? यस, in order to sell more and more and more, you have to reduce your prices.
देयर इज नो अदर वे आउट, आपको प्राइसेस कम करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा होगा आपका डिमांड कर्व, फिर से प्राइस अगर आप कम करेंगे तो आपकी क्वांटिटी सोल्ड बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, है ना, इसलिए डिमांड कर्व होगा नेगेटिवली स्लोप्ड। पहली चीज कैसा होगा आपका डिमांड कर्व, नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व, इट मींस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा। दूसरी चीज फिर से वही सवाल, इलास्टिक या इनइलास्टिक, तो मैंने आपको बताया कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, मार्केट में होते हैं, तो यानी आपका डिमांड होगा वो होगा इलास्टिक, या फिर आप कह सकते हैं डिमांड कर्व होगा फ्लैटर, ठीक है। व्हाई, बिकॉज क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द इंडस्ट्री, तो यहाँ पर कैसे हो गया, ये इलास्टिक डिमांड कर्व हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक तीनों के डिमांड कर्व्स देख लिए। परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व होता है horizontal straight line. Why? Because a firm is the price taker. It has to take the price determined by the industry. जो price industry ने दे दी वही लेकर it can sell as many products as it wants on the particular market determined fixed constant price. इसलिए डिमांड कर्व होगा स्ट्रेट लाइन। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों ही फॉर्म्स में अगर आपको अपनी डिमांड बढ़ानी है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ानी है, तो आपको क्या करना होगा, प्राइसेस को कम करना होगा, तो दोनों में ही डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होंगे। पर मोनोपोली में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं, यूनिक प्रोडक्ट होता है, तो इनइलास्टिक होगा डिमांड कर्व, और मोनोपोलिस्टिक में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, इसलिए डिमांड कर्व इलास्टिक होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से बहुत बेसिक लैंग्वेज में ये सारी चीजें समझ आ गई हैं। अब आपका होमवर्क है, होमवर्क ये है कि सबसे पहले तो आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि क्या आपको वीडियो समझ आया, पसंद आया, और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं। नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम ये देखेंगे कि इन सारे मार्केट फॉर्म्स में एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, उनका शेप जैसा होता है वैसा क्यों होता है, और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सब हम देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर्स और प्राइस डिटर्मिनेशन, आउटपुट डिटर्मिनेशन। तो बहुत अच्छे से एक केक वॉक हो जाएगा ये यूनिट 3 मार्केट चैप्टर का। आई होप आपको ये कोशिश अच्छी लगी। अगर आप चाहते हैं सीए फाउंडेशन के सभी सब्जेक्ट्स के लाइव क्लासेस ज्वाइन करना, जिसमें आपसे हम 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, पर्सनल अटेंशन दी जाएगी हर एक बच्चे को, समरी नोट्स, कलरफुल चार्ट्स मिलेंगे और रेगुलर क्लास टेस्ट भी होंगे, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन, 1 अगस्त से बैचेस शुरू हो रहे हैं। So all the best and see you all in the next video very soon. Hey guys, before leaving, don't forget to hit the like button if you like the video and also subscribe to our channel Unicom. See you soon. Bye bye.